गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप सोच रहे हो सर आप क्या रात में रिकॉर्डिंग कर रहे हो? नहीं, मैं अर्ली मॉर्निंग 5:30 ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। क्योंकि बाहर अंधेरा है, काफ़ी लाइट प्रॉपर नहीं आ रही, तो मैंने सोचा चलो लिविंग रूम से ही रिकॉर्डिंग करते हैं। कुछ 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज जो बच्चों ने रेस किए हैं ड्यूरिंग द क्रैश कोर्स। कि एक तो उन्होंने बोला है नंबर 1 कि सर जो आप हमको एमसीक्यू करवा रहे हैं क्लास के अंदर, उन एमसीक्यू की जो आप शीट देते हैं उस शीट में आप हमको पहले से आंसर दे दीजिए। ठीक है, एक तो आपकी रिक्वेस्ट ये आई है मेरे पास। दूसरा रिक्वेस्ट मेरे पास ये आया है कि सर जो की नोट्स हैं उनको 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आप अपलोड करवा दीजिए या पूरे एक साथ अपलोड करा दीजिए। देखो बेटा, जो भी बायोमेंटर्स में सिस्टम है वो बहुत सोच समझ कर तैयार किया गया सिस्टम है। यदि मैं आपको एमसीक्यू के साथ में ही आंसर प्रोवाइड कर दूंगा तो आपको एमसीक्यू तो किसी भी किताब में मिल जाएंगे। हम जो एमसीक्यू क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे हैं वो एमसीक्यू एग्जाम में आए हुए एमसीक्यू हैं, एनटीए के मॉक टेस्ट जो पिछले सालों में हुए हैं उसके एमसीक्यू हैं। ठीक है, मतलब ऐसे एमसीक्यू नहीं है बेटा जो रैंडम हो एमसीक्यू। ठीक है, कुछ बच्चों ने लिखा सर क्वेश्चन कहाँ से लाते हो, कहाँ कहाँ के क्वेश्चन करा रहे हो, किस किस ईयर के क्वेश्चन करा रहे हो। तो बेटा हमको तुम्हारी एक्सपर्ट एडवाइस की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हमें मालूम है कि हमें क्या कराना है आपको। ठीक है, हम खुद रिजल्ट के लिए मेहनत कर रहे हैं, इसलिए भरोसा रखिए। जिनको नहीं है भरोसा तो प्लीज है ना आप बाकी बच्चों को डिस्टर्ब मत कीजिए। ठीक है, दूसरी बात यह कि आपको एमसीक्यू लेक्चर देखना है, इसलिए देखना है क्योंकि उस एमसीक्यू लेक्चर में एक एमसीक्यू में जो 4 ऑप्शन होते हैं उनसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी बताया गया है, और वो आंसर आने के पीछे लॉजिक क्या है सही वो बताया गया है। साथ में कई एडिशनल इंफॉर्मेशन भी कवर की हुई है। ठीक है, तो केवल किसी एमसीक्यू का आंसर रट लेने भर से काम नहीं बनेगा। आपको उस एमसीक्यू का वाजिब वजह कि उसका आंसर ये क्यों आया है, कैसे उसे सॉल्व करते हैं, ये पूरा तरीका समझना होगा। इसलिए आपको बगैर आंसर की शीट दी गई है ताकि आप आंसर के लिए कम से कम आप लेक्चर तो देखें। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, नो इफ नो बट, कोई इंटरटेनमेंट नहीं होगा। इसमें कोई भी तरह की आपकी रिक्वेस्ट को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे बिकॉज इट इज ए पार्ट ऑफ सिस्टम, कमांडो ट्रेनिंग का हिस्सा है और आपको इसको फॉलो करना है। क्लियर? ठीक है, बहुत होशियार है तो डायरेक्ट सॉल्व करके एमसीक्यू लगा लीजिए, बात खत्म हो गई बेटा, है ना। ठीक है, पर मुद्दा यह है कि जो पर्पज है इट शुड नॉट बी डिफीटेड। कि आपको एग्जाम में देखो बेटा मैं क्लियर कर दूं, 2022 का पेपर आपने देखा 20 के बजाय 2021 का पेपर में अंतर आया, ये पेपर में डिफरेंस आएगा। मैं कह रहा हूं आपसे, जैसे कट ऑफ ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे टॉप पर जो है वो टॉप पे जो है बच्चों की संख्या बढ़ रही है ऊपर की तरफ में। ठीक है, तो वैसे वैसे जो है वो अब एग्जामिनर को भी पता है कि उसे किस तरह का पेपर बनाना है। तो प्लीज अपने आप को कोई भ्रम में मत रखिए कि बिल्कुल लड्डू लड्डू पकड़ा देंगे आपको वो। ठीक है ना, इसलिए तैयारी कीजिए कि बुरा सा बुरा क्या हो सकता है ये सोचकर तैयारी कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको जो जैसे पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं वो तो हम करते चले जा रहे हैं लगातार। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन हमें ऐसे भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे जो एग्जामिनर पूछ सकता है, और वहां पर फिर जो है वो समझ गए ना आप कि आपको यॉर्कर बॉल देगा 6 मार के आना है आपको। ठीक है ना, कोई आपको बॉल देता है फुल टॉस 6 मार के आना है आपको, वो सोच रहा है कि आप डर जाओगे। ठीक है, तो फोड़ के आना है, इसलिए प्लीज है ना ये भरोसा रखिए। दूसरी बात ये की नोट्स को पहले अपलोड करने की बात है, तो बेटा देखो फिर वही सिस्टम है कि पूरा बायोमेंटर से बच्चे साल भर पढ़ गए, उन्हें पता होना चाहिए कि लेक्चर के साथ ही नोट्स रिलीज होते हैं कि लेक्चर से, ताकि उनका कनेक्शन स्टैब्लिश हो सके। तो पहले बहुत पहले सिस्टम ही ऐसा नहीं बना है वो। ठीक है ना, तो अभी फिलहाल जो सिस्टम है उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, क्योंकि जो बच्चा साल भर से पढ़ रहा है उसको मालूम है कि कैसे सिस्टम काम करता है पूरा वो। ठीक है बेटा, 2 चीजें। तीसरी बात, कुछ बच्चों ने मुझे ये बताया कि सर हम 1 महीने फोकस बैच में आए थे, 1 महीने हम टारगेट बैच में आए थे, फिर हमको आप अच्छे नहीं लगे और हमको बहुत हैक्टिक लगा या हमारा बैकलॉग हो गया, हम चले गए वापस। साल भर के बाद हमें रियलाइज हुआ कि शुरू में आप हमको अच्छे नहीं लगे थे पर आपसे अच्छा कोई नहीं है, तो रियलाइज हुआ तो हम वापस लौट कर आए हैं। तो हमको जो भी कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन हम जब एडमिशन लेने जा रहे हैं तो हमको वो बोल रहा है कि टाइटल बैच की फीस भरो, फोकस बैच मतलब टारगेट बैच की फीस भरो, फोकस बैच की फीस भरो। तो ऐसा नहीं बेटा, यदि आपने टारगेट बैच और फोकस बैच को बीच में छोड़ दिया था, आपने आगे के ईएमआई नहीं भरे थे, आपने मतलब आगे की फीस नहीं भरी थी आपने, तो अब आप एक काम कीजिए, आप सपोर्ट टीम से बात कीजिए, वो आपका बैच शिफ्ट कर देंगे, वो टारगेट बैच से या फोकस बैच से आपको क्रैश कोर्स के बैच में डाल देंगे, है ना। या फिर दूसरा तरीका ये खुद से करने का कि एक नया ईमेल आईडी से और एक दूसरे मोबाइल नंबर से अपना अकाउंट बनाइए
और क्रैश कोर्स में एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। कुछ बच्चे इस चीज़ से परेशान हो रहे हैं। जो बच्चे टारगेट बैच में, फोकस बैच में थे, बीच में छोड़कर चले गए थे, अब वो क्रैश में लौट कर आ रहे हैं, तो उनको उनका रिस्पेक्टिव बैच में वो दिखा रहा है कि भाई आपकी फीस पेंडिंग है। तो वो तो सिस्टम है बेटा, वो तो क्योंकि वो चाहता है कि सीट आपने खराब हो गया था आपके कारण, तो उसका भुगतान किया जाए उसका। पर मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, मैंने अपनी टीम से बोला, मैंने कहा नहीं, मान लो कोई बच्चा छोड़ गया, लौट के आया है, तो उसको आप जहाँ से जुड़ना चाहता है वहाँ से जुड़ने दो उसको आप। तो उनने बोला है कि सपोर्ट टीम को आप मेल कर दोगे, वो आपके टारगेट या फोकस बेस से आपको उठा के वो क्रैश कोर्स के बीच में डाल देंगे, बात खत्म हो गई। क्लियर। दूसरी बात ये है कि आप या तो अपना नया अकाउंट बना लें आप, और उससे आप बैच ले लें आप, ठीक है। तो ये बड़े जेन्युइन इशू थे 2-4-5, तो मैंने कहा आपसे बात कर लूँ इस बारे में, क्योंकि यही एक मौका मिलता है मुझे आपसे कम्युनिकेट करने का। और फिर जितेंद्र सर सुनते क्यों नहीं है? हम सर से जब बोल रहे हैं कि सर ऐसा कर दो, सर तो बोलते हैं कि हम तो फैमिली है, हम आपकी सारी बातें मानते हैं, हम आपके अनुसार चलेंगे बेटा, आप हमारे, पर मेरी बातें क्यों नहीं मानते जितेंद्र सर? देखो बेटा, कई बार क्या होता है कि एज ए हेड ऑफ द फैमिली समटाइम्स आई हैव टू टेक डिसीजन विच इज नॉट सीम्स टू बी गुड फॉर यू। तुमको ऐसा लगेगा कि वो अच्छे नहीं है सर, गंदे गंदे गंदे, पर इन लॉन्ग टर्म वो आपके फायदे के लिए होते हैं, ठीक है, मेरे नहीं, आपके फायदे के लिए होते हैं। तो कभी कभी परिवार का मुखिया होने के नाते, जैसे आपके घर में पापा है, कई बार डांट देते, नहीं 11 बजे के बाद बाहर नहीं जाओगे, तो वो ऐसा नहीं कि आपकी आज़ादी को रोक रहे हो, वो आपकी परवाह करते हैं, इसलिए तुमको ये नहीं होगा, ये नहीं कर सकते। तो वो चीज़ें बायोमेंटर्स के अंदर भी वैल्यूज हैं बेटा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैंने तय की है, बहुत सोच समझ के तय की। आपको क्या लगता है, कुछ भी यहाँ होता है उसके पहले बहुत सोचते हैं हम लोग, बहुत। हाँ, कभी कभी हमारे इंटेंशन अच्छे होते हैं, कभी कुछ ऐसा हो सकता है कि भाई आपको बहुत नहीं जम रहा, दैट वी मे थिंक, परंतु अभी जो सिस्टम है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब सिस्टम एज पर योर कन्वीनियंस, ठीक है ना। अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सिस्टम को डिस्टर्ब मत कीजिए, फॉलो कीजिए, बी ए ट्रू कमांडो, जो बोला है उसे फॉलो कीजिए, ठीक है ना, है ना। और रही बात की बायो में की नोट्स के सर पॉइंट बाकायदा दिखा के एक्सप्लेन करते हैं, पर केमिस्ट्री में सर के की नोट्स और सर के लेक्चर में को रिलेशनशिप नहीं हो पाता। देखो बेटा, की नोट संक्षेप में होते हैं, केमिस्ट्री में समझाने को बहुत सारा है, ठीक है। तो सर को आप की नोट से मत बांधिए, ठीक है। हर टीचर का पढ़ाने का स्टाइल अलग अलग होता है। मैं सोचता हूँ कि बायो में चूंकि हमको एनसीईआरटी पूरा फोकस करना है ना, तो इसलिए मैं की नोट्स के पॉइंट ले लेता हूँ, एनसीईआरटी ले लेता हूँ पूरा मैं, ठीक है ना, है ना। अमर सर का पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है ना, जावेद सर भी आएंगे, अभिनंदी सर भी आएंगे, सब टीचर पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो वो जो तरीका है ना, वो तरीके से को हर टीचर का अपना बहुत बड़ा अनुभव है बेटा, ठीक है ना। संजय सर हो सकता है कि बहुत इंटरटेनिंग ना हो, मीठी मीठी बातें, बहुत सारी ऐसी चीजें ना कर पाते हो, पर उनके अनुभव के सामने अच्छे अच्छे पानी भर देते हैं। मतलब ही इज दैट काइंड ऑफ पर्सन कि क्या एग्जाम में आएगा उन्हें पता है, ठीक है। ऐसी थोड़ी ना केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 आते हैं बच्चों के, ठीक है ना। चलिए, बाकी लोग बोलेंगे सर तो आजकल नीट की बातें करते हैं, अपने बैच की बात करते रहते हैं, मौका मिलता है इसलिए बोलते हैं। पर आज की कहानी क्या, इतना झेले 8 मिनट बातें सुनी दूसरे, तो अब कुछ कहानी बता दो सर, ठीक है। तो देखो, आज की कहानी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, जो अभी अपने जो चीज़ें हमने डिस्कस की उससे जुड़ी हुई बात है, वो ये है फेडेक्स। एक कंपनी है फेडेक्स, नाम सुना होगा आपने, नाम सुना कि नहीं सुना? फेडेक्स, FEDEX। फेडेक्स कंपनी जो है ये अपना कुरियर में है, जो कुरियर होता है ना, जो अपना इंटरनेशनल कुरियर, नेशनल कुरियर, तो बेसिकली अमेरिका में जो है वो कंपनी का एक मुझे तक फेडेक्स थी या फर्स्ट फ्लाइट, कोई कंपनी थी, फर्स्ट फ्लाइट या ओवरनाइट, नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ, फेडेक्स नहीं, क्योंकि अब इतनी सारी कंपनियों के नाम होते हैं ना। ओवरनाइट एक कंपनी थी, ओवरनाइट, जो एक दिन में डिलीवरी करने वाली कंपनी थी अमेरिका में। कोरियर हो अमेरिका में कहीं से भी कहीं, वो एक दिन के अंदर कोरियर भेज दिया करते थे। तो ओवरनाइट वन ऑफ द वेरी पॉपुलर कुरियर कंपनी इन USA। ओवरनाइट का अपना एक बड़ा सा क्या था, उनका बहुत बड़ा सा वेयर हाउस था, और उस वेयर हाउस में एक जगह पे पूरा सामान आके इकट्ठा होता था, और बड़े बड़े अब चूंकि बहुत जल्दी काम करना है तो बड़े बड़े कन्वेयर बेल्ट लगे हुए थे, सामान को रखो, और वो कन्वेयर बेल्ट अलग अलग कि भाई अमेरिका के ईस्ट में कौन सा कुरियर जाना है, अमेरिका के वेस्ट में कौन सा कुरियर जाना है, वहां पे उनके प्लेन खड़े रहते थे, और वो कन्वेयर बेल्ट वो सामान को लेके ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ के अकॉर्डिंग वो मूव करता था सामान। समझ गए ना? कहने का मतलब ये है कि
उनके जो वहाँ पे उनका वेयर हाउस था, वहाँ पे 4 बड़े प्लेन खड़े रहा करते थे कि भाई यूएसए के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ में कहाँ पे घूरे जाना है, तो बाई फ्लाइट 2 घंटे 3 घंटे में वहाँ पहुँचता था वो, फिर गाड़ियों में लाद के सेम डे 24 घंटे के अंदर डिलीवरी करते थे वो लोग, ये उनकी स्पेशलिटी थी। तो बड़े से कन्वेयर बेल्ट लगे हुए थे, प्लेन्स खड़े रहते थे उसमें, बड़े बड़े वेयर हाउस थे उसमें, और इन सब पूरे काम को, सब काम ठीक से चल रहा है, सारे कन्वेयर बेल्ट काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसे देखने के लिए एक ऊंचा सा ब्रिज बना रखा था उन्होंने। टावर, ब्रिज ना बोलेंगे टावर बोलेंगे, बड़ा टावर बना रखा था। उस टावर में खड़े होकर आप देख सकते थे कि चारों कन्वेयर बेल्ट काम कर रहे हैं, चारों प्लेन खड़े हुए हैं, सामान बाकायदा लोड हो रहा है, प्लेन एक उड़ गया, दूसरा प्लेन आके खड़ा हो गया, और ओवरनाइट के पास 50 के आसपास प्लेन होंगे, ठीक है, किसी एयरलाइंस कंपनी से बड़ा है वो। तो ये बात है, सच्ची कहानी है एक्चुअली, ये 90s के आसपास की बात है कि एक दिन अचानक से कन्वेयर बेल्ट बंद पड़ गए। अब कन्वेयर बेल्ट जब बंद पड़ गए तो जाके वहां की जो पूरी टेक्निकल टीम ने ऊपर जाके देखा भी कि क्या हुआ, एकदम सब कुछ रुक गया, कन्वेयर बेल्ट बंद पड़। अब कन्वेयर बेल्ट बंद पड़ गए, और वो कन्वेयर बेल्ट जो होते हैं, कन्वेयर बेल्ट होता है एक पट्टी होती है, मतलब एक स्ट्रिप होती है जो लगातार मूव कर रही है, एयरपोर्ट पता नहीं जैसे कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं उसको, यहां सामान रखोगे तो धीमे धीमे वहां सामान पहुंच जाएगा, बेल्ट घूम रहा होता है। तो एक कन्वेयर बेल्ट की लंबाई कम से कम 1 किलोमीटर के आसपास हुआ करती थी, क्योंकि दूर दूर प्लेन खड़े थे, सामान जाता था। तो अब वो इतना सामान था कि वो कन्वेयर बेल्ट पे लोड करते रहते थे, वहां सामान उतरता रहता था लगातार, ठीक है। ह्यूमनली आदमी यदि हाथ से करे ये काम तो बहुत मुश्किल काम था ये, गाड़ी में लोड करो, फिर गाड़ी से निकालो। कन्वेयर बेल्ट क्या होता है, यहां से जाएगा सीधा जाके वो प्लेन के पास जाके उतार देगा उस सामान को, ठीक है, और वहां पे एक बेल्ट लगा था उससे प्लेन के ऊपर सामान। तो कन्वेयर बेल्ट बंद पड़ गए। जब कन्वेयर बेल्ट बंद पड़ गए तो एकदम हड़कंप मच गया कंपनी में कि भाई कि वो तो अपना तो एकदम कस्टमर सू कर देगा। अमेरिका में बहुत है, यदि जो आपने बोला यदि वो डिलीवर नहीं किया तो केस लग जाएगा आपके ऊपर। उन्होंने कहा इतनी डिलीवरीज है, लाखों की हजारों की संख्या में डिलीवरीज है, और यदि ये लेट डिले हो गई तो कस्टमर तो हमारे ऊपर केस लगा देगा, कंपनी को बहुत घाटा हो जाएगा एकदम से, क्या करें। तमाम एक इमरजेंसी मीटिंग आए, उनके यहाँ पे एक असेंबली हॉल था, तमाम 5 मिनट के अंदर सब लोग इकट्ठे हो, मीटिंग हुई कि कन्वेयर बेल्ट बंद कैसे पड़ गया। सॉफ्टवेयर टीम को बोला जाके कंप्यूटर चेक करो अपने, मैकेनिकल टीम को बोला जाके कन्वेयर बेल्ट को एक बार चेक करके आओ पूरा, ठीक है। फिर तमाम यानी मैकेनिकल टीम हुआ, सॉफ्टवेयर की टीम हुई, सब लोग लगे, सबसे बोला कि 45 मिनट के अंदर वापस यहां आएंगे, वो बताएंगे कि ठीक हुआ कि। 45 मिनट गुजर गए, अफरा तफरी मच गई, सब लोग ढूंढ रहे हैं कारण कि क्यों कन्वेयर बेल्ट नहीं चल रहा है। 45 मिनट के बाद सब लोग इकट्ठे हुए और मालूम चला, सॉफ्टवेयर टीम ने बोला एवरीथिंग इज ऑल राइट फ्रॉम सॉफ्टवेयर साइड, सब कुछ ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी वालों ने बोला कि बिजली बराबर जा रही है, बिजली का कोई इशू नहीं है। मैकेनिकल वालों ने बोला कि हमने चेक किया है कि मोटर रोटर सब चल रहा है उसका। अब इशू क्या, परेशान सब। इतने में जो बाथरूम साफ करने वाला एक जेनिटर होता है वो बाहर निकला, जेनिटर बोलते हैं उसको बाथरूम साफ करने वाले को यूएसए में। वो बाहर निकला, उसने बोला कि क्या हो गया। उसने कहा कि ये एकदम सिस्टम बंद पड़ गया। तो उसने कहा कि आप लोग सब देख लिए? हाँ देख लिए। मैं एक मैकेनिक को जानता हूं, उनको बुलाऊं क्या? अब वो जनरल मैनेजर बड़ा परेशान किया, इतने बड़ी टेक्निकल टीम सब देख लिए, हो नहीं रहा, लेकिन उसके पास कोई विकल्प तो था नहीं। उसने कहा बुला लाओ भाई मैकेनिक कौन है वो। उसने कहा सर वो मैकेनिक वो है, जब कन्वेयर बेल्ट बन रहे थे लग रहे थे ना, तब वो मैकेनिक यहाँ प्रेजेंट थे और उनकी सुपरविजन में सब कुछ हुआ है। रिटायर्ड हो गए अभी वो कंपनी से, बुला के लाता हूँ। वो कहा 10 भैया 15 मिनट में ले आओ उनको बुला के। वो फटाफट निकलता है गाड़ी से उनको उठा के लेके आते हैं। वो मैकेनिक 75 ईयर के कोई व्यक्ति होते हैं, वो आते हैं, देखते हैं, वो जनरल मैनेजर बोलता है कि हम सब करके देख लें, इलेक्ट्रिसिटी ओके, सॉफ्टवेयर ओके, ठीक है, मैकेनिकल साइड ओके, सब एवरीथिंग इज ओके, पर कन्वेयर बेल्ट चल नहीं रहे, और नहीं चले तो हमारा पूरा बिजनेस बैठ जाएगा, और पिछला 1 घंटे से समस्या हो रही है। तो वो कोई जवाब नहीं देते। वो जाते हैं टावर पे। टावर का रास्ता मालूम होता है उनको, पहले काम किए होते उसमें। टावर पे जाके खड़े होते हैं, 5-10 मिनट किसी से बात किए बगैर पूरे कन्वेयर बेल्ट को ठीक से देखते हैं। ऊपर से खड़े खड़े बाइनोकुलर मंगाते हैं उनसे, और बाइनोकुलर से पूरा देखते हैं। उसके बाद वो उतरते हैं उस टावर से। मैनेजर पूछता कुछ मालूम चला? वो जवाब ही नहीं देते। वो पीछे उनके 4-5 लोग चल रहे होते हैं, अपना वो टूल बॉक्स, पुराना वाला टूल बॉक्स एक लेके आए होते हैं। कन्वेयर बेल्ट पे वो आधा किलोमीटर आगे जाके वॉक करते आगे जाते हुए, वहां जाकर वो कन्वेयर बेल्ट पे कोई 2-3 स्क्रू होते हैं कहीं पर,
उन स्क्रू को वो निकालते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं, दोबारा लगाते हैं, टाइट करते हैं, उसके बाद वो, ठीक है, एक स्क्रू, मतलब कुल 3 स्क्रू होते हैं, उन 3 स्क्रू को निकालते हैं, उनकी जगह पे एक पर तीनों स्क्रू को वो एक स्क्रू को बदल देते हैं, 2 स्क्रू जो है दोबारा से कस देते हैं उसमें और वापस से आते हैं और बोलते हैं सिस्टम ऑन कर लीजिए। सिस्टम ऑन करते हैं, कन्वेयर बेल्ट चालू जाता है फटाफट। अब जनरल मैनेजर बोलता है कि मान गए बॉस, आपको तो आपने जो काम किया वो तो अद्भुत काम है, मतलब आपने, हम तो 1 घंटे से परेशान होते, चलो कम से कम अभी अपने बता दिया इसको। तो वो बुजुर्ग व्यक्ति जवाब ही नहीं देते किसी बात का। फिर वो मैनेजर बोलता है कि आपने जो आए इमरजेंसी आपने किया इतना बड़ा, तो आप अपना इनवॉइस भेज दीजिएगा, अपना बिल भेज देना, मैं उसका बिल का भुगतान आपका इमीडिएटली करवा दूंगा, ठीक है। उनको छुड़वाए थे घर। नेक्स्ट डे जब जनरल मैनेजर अपने ऑफिस पहुंचता है तो उसको एक इन्वेलप मिलता है। इन्वेलप में उनका बिल होता है, जो आए थे ना मैकेनिक, बुजुर्ग मैकेनिक, उनका बिल होता है। उसमें बिल होता है $10,000 का। वो जनरल मैनेजर एकदम देखता होता है, $10,000। वो बुलाता है अपने सेक्रेटरी, बोलता है ही इज मैड, इज ही मैड, पागल है क्या वो आदमी, $10,000 का बिल दिया, 3 स्क्रू लगाए, 3 स्क्रू 2 कसे उसने निकाल के एक नया लगाया, $10,000 का होता है ये बिल, बात कराओ मेरी उनसे। फोन लगाते हैं उनको, बोलते हैं कि मैं ओवरनाइट का जनरल मैनेजर बोल रहा हूं मिस्टर स्मिथ, और आपका मुझे इनवॉइस मिला, आई थिंक यू डिड सम मिस्टेक, कुछ आपने शायद गलत इनवॉइस भेज दिया। वो वहां से बुजुर्ग व्यक्ति बोलते हैं इनवॉइस इज परफेक्टली ऑल राइट। बोलते लेकिन ये इसमें लिखा है $10,000 लिखा है। आपको बता दूं, इंडियन करेंसी में देखोगे तो 8 लाख रुपए का बिल है ना, इस समय की प्रेजेंट सिचुएशन से। तो बोलते $10,000 का बिल है। तो बोलते हाँ बिल सही है, 3 स्क्रू का बिल, $10,000, 3 स्क्रू का $10,000, क्या आपको लगता है सही है ये? तो बोलते हैं वो कि जेंटलमैन द बिल इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बोलते कैन यू एक्सप्लेन मी, कैसे? बोलते हैं उसमें से $5 उसमें से 3 स्क्रू का बिल है, वो $5 उसमें जो बिल है वो 3 जो स्क्रू 2 कसे थे मैंने और एक लगाया था उसका बिल है $5 एंड रेस्ट $9,995 जो बिल है वो इस बात का बिल है कि वो 3 स्क्रू कौन से थे, वो इस बात का बिल है कि 3 स्क्रू वो कौन से थे। समझ गए बरखुरदार? अब जनरल मैनेजर के पास कोई शब्द ही नहीं है। उसे मालूम था कि यदि नहीं चेक कर पाते कल ठीक तो फिर तो लफड़ा हो जाता, कंपनी पे केस लग जाते कई सारे। फाइनली बिल चुकाया। जीवन में एक्सपर्टाइज की यही वैल्यू होती है। लोग कहते हैं कि डॉक्टर की फीस 500 रुपए, डॉक्टर की फीस 1000 रुपया है। भैया वो जो फीस है ना, वो इस बात का पता करने की फीस है कि तुम्हें तकलीफ क्या हुई है, किस ऑर्गन में प्रॉब्लम है, किस तरह की बीमारी है। तो ये मत सोचो कि 5 मिनट देखकर उसने 500 रुपये फीस ले ली। कई लोग बोलते डॉक्टर ने 5 मिनट देखा, 200 रुपये ले लिए, 500 रुपये ले लिए, 1000 रुपये ले लिए फीस हमसे। तो वो चूंकि वो एक्सपर्ट है, उसने वो चीज सीखी है, वो उसका अनुभव है, तो वो उसकी फीस लेता है। ये प्रोफेशनल्स का स्किल का वैल्यू है वो। चलो मैं बायोमेंटस में इतना बड़ा चार्ज नहीं करता, लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूं, यदि इफ आई प्लेस ए सिस्टम समवेयर कि क्यों किया, तो देयर शुड नॉट बी ए क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड कि क्यों किया। मुझे मालूम है कि मैंने क्यों किया, मुझे मालूम है कि मुझे तुमसे रिजल्ट कैसे चाहिए। तुम्हें मालूम हो चाहे ना मालूम कि तुमको तुमसे रिजल्ट कैसे चाहिए, लेकिन मुझको यह मालूम है कि मुझे तुमसे रिजल्ट कैसे चाहिए। ठीक है? तो नो इफ नो बट, कमांडो हमेशा करते हैं यस। ठीक है? तो चलिए मेहनत कीजिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।